सो स्ट्रेस वाले चैप्टर में हम कर रहे थे कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, काफी सारे प्रॉब्लम्स हमने कर लिए थे अलग अलग टाइप के। तो एक और डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है जो हम करेंगे। कंसेप्ट मोटा मोटी सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो सीधे प्रॉब्लम पे आता है। क्या बोल रहा है वो, इफ द कंक्रीट पेडेस्टल हैज अ स्पेसिफिक वेट ऑफ गैमा। तो ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है इसका स्पेसिफिक वेट कितना है, इसका स्पेसिफिक वेट है हमारा गैमा। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वेट होता है, इसका यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं स्पेसिफिक वेट। ठीक है, साइड में लिख देता हूं मैं, जिनको नहीं पता था आज से पता कर लो कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक वेट। ठीक है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग हो सकता है। सो हमें क्या डिटरमाइन करना है, एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ सेक्शन, डेवलप्ड इन अ पेडेस्टल एज अ फंक्शन ऑफ जेड। एज अ फंक्शन ऑफ जेड हमें एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, इस चीज के लिए। तो ये फ्रस्टम टाइप का है। तो इसका अगर मैं फ्रंट व्यू बनाता हूँ तो ये हमें दिखेगा कुछ इस टाइप का भाई। ठीक है, काफी ज्यादा वाइड हो गया। ठीक है, तो इसका बना लिया हमने फ्रंट व्यू। मतलब ये फ्रस्टम आगे से हमको ऐसा कुछ दिखेगा। क्लियर है। अब उन्होंने पूछा है नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी है हमें, एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस। तो एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जिस सेक्शन पे निकालनी है अपॉन एरिया वो क्रॉस सेक्शन का। ठीक है, तो जेड पे हमें क्या चीजें निकालनी पड़ेगी, दो चीजें निकालनी पड़ेंगी। एक तो निकालनी पड़ेगी रेजिस्टिंग फोर्स एट जेड और एरिया एट जेड। ये दोनों चीजें अगर हमने निकाल ली तो हमारी एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस अपने आप आ जाएगी। क्लियर है। तो सबसे पहले बोल देखते हैं कि एरिया ऑफ जेड कैसे निकालेंगे, एरिया एट जेड कैसे निकालेंगे। तो ये जो ऊपर वाला रेडियस है ये कितना है, ये है भाई अपना आर नॉट। ठीक है, ये लाइन को मैं नीचे तक लेके आता हूँ और ये लाइन को भी मैं नीचे तक लेके आता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो दोनों के बीच में का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो ऊपर वाला आर नॉट है तो ये भी आर नॉट होगा। ठीक है, और टोटल नीचे वाले का रेडियस कितना था, टोटल नीचे वाले का रेडियस था 2 टाइम्स आर नॉट। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ है इसका कितना होगा, ये होगा आर नॉट। क्लियर है। अब ये कुछ एंगल है, सब कुछ थीटा बोल दो इसको। अब हम बात करते हैं, ये तो क्लियर है एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस ऐसे निकालते हैं। इसको भी मैं कहीं कोने में लिख देता हूँ ऊपर, ताकि सिग्मा एवरेज इज नथिंग बट फोर्स एट जेड अपॉन एरिया एट जेड। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें ये पूरी टोटल हाइट दे रखी है, उन्होंने कितनी दे रखी है, टोटल हाइट उन्होंने दे रखी है एच के बराबर। ये तो भाई साहब हो गया जेड इज इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट। ठीक है, और सपोज ये हो गया हमारा जेड डिस्टेंस। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके यहाँ तक का, मतलब ऊपर से जो जेड हाइट है, ये जो हाइट है ये जेड है, तो ये जो रेडियस हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग ये आर जेड हो जाएगा। ठीक है, अब आर जेड भी हमारा दो चीजों से मिलके बना है, कैसे, एक तो हो गया ये वाला पार्ट, ये सेम पैरेलल लाइन है तो ये वाला भी डिस्टेंस होगा आर नॉट। और ये हमें पता नहीं है कि ये डिस्टेंस अभी कितना है, तो इसको हम बोल लेते हैं डेल्टा आर फिलहाल के लिए। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ये वाला ट्रायंगल, इसको लाल कलर से बना लेते। ठीक है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल है और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब मेरा मेरा पर्पस क्या है, आर जेड निकालना, जो कि मेरा क्या है आर नॉट प्लस डेल्टा आर के बराबर है। क्लियर है। अब इस ट्रायंगल में अगर मैं tan थीटा लिखूं, तो tan थीटा मेरा क्या होता है, अपोजिट, विच इज डेल्टा आर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, tan होता है मेरा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट हो गया डेल्टा आर, एडजेसेंट हो गया जेड। सिमिलरली tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ बड़े वाले ट्रायंगल के लिए,
बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ये हो गया, छोटे ट्रायंगल के लिए, छोटे ट्रायंगल के लिए ये हो गया, बड़े ट्रायंगल के लिए वापस लिख सकता हूँ मैं tan थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा अपोजिट, अपोजिट क्या है आर नॉट, और एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट है एच। ठीक है, tan थीटा, थीटा तो सेम ही है तो tan थीटा भी सेम होगा। ठीक है, तो मेरा हो जाएगा डेल्टा आर बाय जेड इज इक्वल टू आर नॉट बाय एच। इतना क्लियर है? अब जब ये चीज मेरी निकल के आ गई तो यहाँ से डेल्टा आर क्या आ जाएगा, डेल्टा आर मेरा आ जाएगा आर नॉट बाय एच इंटू जेड। ये आ गया मेरा। तो यहाँ से जेड में मतलब जेड डिस्टेंस पर रेडियस कितना आ गया, जेड डिस्टेंस पर रेडियस मेरा आ जाएगा इज नथिंग बट इक्वल टू आर नॉट, तो एज इट इज डेल्टा आर की वैल्यू रख दिया मैंने आर नॉट बाय एच इंटू जेड। आर नॉट कॉमन ले लिया, ठीक है, आर नॉट कॉमन ले लिया मैंने तो इट इज 1 प्लस जेड बाय एच। ले लिया मैंने तो यहाँ आएगा 1 प्लस जेड बाय एच। ठीक है, तो हमारा रेडियस क्या कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है जेड के साथ। यहाँ से ये पता चल रहा है रेडियस जो है लीनियरली वेरी कर रहा है, मतलब आर जेड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ जेड। इतना क्लियर है? अब हमें क्या करना है ना, जेड पे निकालनी है स्ट्रेस, एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो जेड पे निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जेड पे आ गई, हम कोई एक ना रैंडम ऐसा डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से, सपोज एक डायरेक्शन मान लेते हैं वाई। ठीक है, क्योंकि आखिरी वाली लिमिट हमारी जो होगी 0 से लेके जेड तक होगी। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन की जो लिमिट रहने वाली है, जो भी इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पे, उसकी लिमिट जेड के टर्म में रहेगी। तो इसलिए हम कोई एक दूसरा वेरिएबल मान ले रहे हैं। ठीक है, तो उसके टर्म में सारी बातें करेंगे अभी। तो कलर चेंज कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से एक वाई डिस्टेंस मैंने मान लिया, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि किसी भी वर्टिकल डिस्टेंस पे, मतलब ऊपर से अगर मैं देख रहा हूँ, तो आर वाई क्या आ जाएगा मेरा, वो भी लीनियरली वैरी करेगा, ऐसे निकाल सकते हो आप। तो इट इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस वाई बाय एच। क्लियर है? मुझे जेड तक का चाहिए, मतलब जेड पे चाहिए एरिया, बट मैं वाई के टर्म में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन जब मैं करता हूँ ना, तो जो लिमिट्स है वो सेम, जो अंदर वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, उसी वो वाली लिमिट्स नहीं आती है जनरली। ठीक है, तो वो वाली चीजें अवॉइड करने के लिए मैं कोई एक दूसरा वेरिएबल ले रहा हूँ। आप जेड को भी रख के कर सकते हो, कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं, बट थोड़ा सा कंसेप्चुअली सही जाता है। तो इसलिए मैं दूसरा वेरिएबल ले लिया मैंने वाई। ठीक है, रेडियस लीनियरली वैरी कर रहा है, तो जितना जेड पे था उतना मतलब वाई पे भी लीनियरली वैरी करेगा इसी फंक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे जेड की जगह आ जाएगा वाई। इतना क्लियर है? अब इधर अगर मैं लिख दूँ आर वाई इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस 1 प्लस वाई बाय एच, ये हो गया मेरा रेडियस एट वाई। तो मेरा एरिया क्या आ जाएगा वाई पर, मतलब वाई डिस्टेंस पर अगर मैं कोई एक छोटा सा स्ट्रिप लेता हूँ, थिन सा एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, वाई डिस्टेंस पर ले रहा हूं मैं, एक थिन सा एलिमेंट लिया मैंने, ठीक है, काफी छोटा है, जिसका वर्थ मान लो, मतलब जिसका डेप्थ मान लो, या नीचे जा रहे हैं हम तो जिसका डेप्थ है मेरा डी वाई के बराबर। ठीक है, और एरिया, रेडियस आर वाई है, तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया एट वाई इज इक्वल टू पाई टाइम्स आर वाई का स्क्वायर। ठीक है, और उसका वो जो थिन एलिमेंट है उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, उसका वॉल्यूम आ जाएगा डीवी, मतलब थिन एलिमेंट है ना, तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा एरिया एट वाई इंटू डी वाई। क्लियर है? अब मेरा गामा क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो वेट ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ दैट
एलिमेंट मेरा हो जाएगा, एलिमेंट मेरा हो जाएगा गैमा इंटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट विच इज डीवी। ठीक है, तो गैमा इंटू डीवी क्या हो जाएगा मेरा, डीवी हो जाएगा मेरा ए वाई इंटू डी वाई। क्लियर है? तो वेट ऑफ एलिमेंट को मैं डी डब्ल्यू अगर बोलता हूँ तो डी डब्ल्यू मेरा हो जाएगा गैमा ए वाई इंटू डी वाई। ठीक है, तो गैमा ए वाई क्या हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा पाई आर वाई स्क्वायर टाइम्स डी वाई। ठीक है, तो ये हो गया भाई मेरा वेट ऑफ दैट एलिमेंट। अब मेरा ये जो कोन है वो छोटे 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 ऐसे ही एलिमेंट से मिलके बना होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? तो अब मैं क्या करूंगा, इस जो वेट हमने निकाला है उसको सम करूंगा। ठीक है, कहाँ तक, ऊपर से लेके जेड तक सम करूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि सेक्शन जेड पर कितना वेट एक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब कितना लोड एक्ट कर रहा है, क्योंकि जितना भी लोड एक्ट करेगा वो इस मतलब जो स्ट्रक्चर है उसके उतने वेट की वजह से करेगा। मतलब जीरो से जेड के बीच में जितना वेट है उस वेट की वजह से ही वहां पे उस सेक्शन पर लोड एक्ट करेगा। ठीक है, मतलब उतना ही लोड होगा जितना उसका वेट होगा। ठीक है, क्योंकि और कोई फोर्स है नहीं। तो सेम लॉजिक के हिसाब से जाते हैं, तो मेरा टोटल वेट अगर निकालना है या टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन सेक्शन जेड, क्या आ जाएगा मेरा, वो आ जाएगा जीरो से लेके जेड तक वेरी करेगा। कौन, वाई मेरा जीरो से लेके जेड तक वेरी करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा गैमा पाई आर वाई स्क्वायर टाइम्स डी वाई। ठीक है, अगले पेज पे चले जाता हूँ। तो वेट एट जेड क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा, बस देख लेते हैं, गैमा पाई, गैमा और पाई को तो बाहर लिख सकते हो आप। तो गैमा एंड पाई आर आउट ऑफ द इक्वेशन, गैमा इनटू पाई, और भी बहुत सारी चीजें बाहर लिख पाओगे आप। आर वाई को लिख सकते हैं हम आर नॉट वन प्लस वाई बाई एच का होल स्क्वायर। ठीक है, आर वाई का स्क्वायर है, तो इट इज आर नॉट इंटू वन प्लस वाई बाई एच, ये पूरे का होल स्क्वायर। सॉरी फॉर दिस, एक सेकंड भाई। तो इस पूरे को हम ऐसा लिख सकते हैं, एंड नेक्स्ट, और मल्टीप्लाई बाय क्या था, डी वाई। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ऊपर से लेके जेड तक। एक बार वापस देख लेते हैं। हमने क्या लिया, वाई डिस्टेंस पर एक स्ट्रिप ली छोटी सी, उसका वेट निकाला, और हमने बोला कि ये जो पूरा कोन है ऐसी छोटी छोटी स्टेप्स को ऐड करके, मतलब छोटी छोटी स्टेप का वेट ऐड करके बना होगा। ठीक है, मतलब छोटी छोटी स्टेप्स को ही ऐड करके बना होगा। तो हमें क्या करना है कि टॉप वाले सरफेस से लेके जेड तक ऐसी कितनी स्ट्रिप्स है वो सारों का वेट हमें ऐड कर देना है। तो हमें क्या पता चलेगा कि जेड वाले जो, मतलब जेड डिस्टेंस पर जो क्रॉस सेक्शन है उस पर कितना लोड एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा पर्पज है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये आ गया आपका वेट एट सेक्शन जेड। तो ये हो गया गैमा पाई, इसका स्क्वायर था। आई डोंट नो व्हाई इज दिस हैपनिंग, लेट मी चेक। थोड़ा नीचे लिख देते हैं। आई थिंक ऊपर लिखने पे कुछ दिक्कत आ रही थी, वापस इसको लिख देते हैं। ठीक है, इसको यहीं पे सिंपलीफाई कर देते हैं, तो वहां पे सीधा फाइनल ले जाएंगे। तो गैमा पाए तो बाहर आ जाएगा। आर वाई क्या हो गया मेरा, आर वाई हो गया मेरा आर नॉट वन प्लस वाई बाय एच पूरे का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। तो इसको गैमा एच बोल देंगे, आर नॉट का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचा फिर, अंदर बचा सिर्फ मेरा वन प्लस वाई बाय एच का होल स्क्वायर टाइम्स डी वाई। और इंटीग्रेशन की लिमिट जीरो से लेके जेड तक, जो कि मैं समझाते जा रहा हूँ क्यों आ रही है। ठीक है, तो मेरा जो जेड का, मतलब सेक्शन जेड पर जो वेट एक्ट करेगा, इसको थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं भाई, मुझे पता नहीं बस। तो इट इज डब्ल्यू जेड, इट इज जीरो से लेके जेड तक। पहले बाहर क्या क्या चीज थी वो एक बार देख लेते हैं। गैमा पाई आर ओ स्क्वायर, गैमा पाई गैमा आर ओ स्क्वायर, एंड अंदर था मेरा जीरो से लेके जेड तक वन प्लस वाई बाय एच का होल स्क्वायर टाइम्स डी वाई।
ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे वन प्लस वाई बाय, सीधे सीधे भी कर सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा ये है नहीं, बट थोड़ा सा ना ब्यूटीफुल फॉर्म में आ जाता है इक्वेशन अगर हम इसको पुट करके सॉल्व करते हैं तो। नहीं तो फाइनली अगर आंसर लाने से मतलब है तो ये डायरेक्टली इसको ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हो, बट हम कर लेते हैं जैसा पीछे आंसर दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो वन प्लस वाई बाय एच इज इक्वल टू, इसको हम टी पुट कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई एच इज इक्वल टू डी टी, क्योंकि वन का डेरिवेटिव तो जीरो आएगा वाई के रेस्पेक्ट में, और मतलब ऐसा होता है टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा, वन का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, वन बाय एच बाहर आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, और टी का डेरिवेटिव वन आ जाएगा। तो यहाँ पर डी वाई हो जाएगा मेरा एच डी टी के बराबर। क्लियर है। और लिमिट के साथ क्या होगा, जब मेरा वाई की वैल्यू जीरो है, ठीक है, मतलब लोअर लिमिट की बात करेंगे, जब y की वैल्यू जीरो है तो इस इक्वेशन के हिसाब से t की वैल्यू आ जाएगी वन। क्लियर है। और जब मेरी y की वैल्यू है z, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी वन अप प्लस जेड बाई एच। क्लियर है ना। ये वाला जो हमने सब्सटीट्यूट किया है यहाँ पर रख के देखना है, पहले लोअर लिमिट रखेंगे, y की वैल्यू जीरो है तब t की वैल्यू वन है, जब y की वैल्यू z है तब t की वैल्यू वन, वन प्लस जेड बाई एच। तो बस अब तो खत्म है। तो इट इज गैमा पाई आर नॉट स्क्वायर, यूर जीरो से जेड वाली लिमिट चेंज हो जाएगी आपकी, टी इज इक्वल टू वन से लेके आपका कहाँ तक वेरी करेगा, वन प्लस जेड बाई एच तक वेरी करेगा, और अंदर वन प्लस वाई बाई एच का होल स्क्वायर की जगह क्या आएगा, टी का स्क्वायर, और डी वाई की जगह क्या आएगा, डी वाई की जगह आएगा एच डी टी। ठीक है। तो एच आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है, एच वापस से बाहर ले लेता हूँ मैं, अगले स्टेप में आएगा लेकिन ठीक है। तो इट इज गैमा पाई आर नॉट स्क्वायर इंटू एच, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी आ जाएगा टी क्यूब बाय थ्री। ठीक है। एंड लिमिट्स आर फ्रॉम वन से लेके वन प्लस जेड बाय एच तक। तो अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे जाके डब्ल्यू जेड क्या आ जाएगा, मेरा डब्ल्यू जेड आ जाएगा गैमा पाई आर ओ स्क्वायर एच। सो इट इज गैमा पाई आर ओ स्क्वायर एच, एंड लिमिट पुट कर देंगे। अपर लिमिट क्या है, वन प्लस जेड बाय एच, थ्री को भी बाहर ले लेते हैं पहले। सो थ्री भी मेरा बाहर आ गया। तो अपर लिमिट इज वन प्लस जेड बाई एच, ठीक है। तो ये पुट करेंगे पहले यहाँ पे। तो इट इज वन प्लस जेड बाई एच का होल क्यूब माइनस लोअर लिमिट इज वन, ठीक है। तो इट इज वन का क्यूब, थ्री हमने बाहर ले लिया, वन का क्यूब वन ही आएगा। तो भाई ये आ गया अपना कि सेक्शन जेड पर कितना वेट एक्ट करेगा। ठीक है। तो हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, हमें क्या निकालना है कि सेक्शन जेड पर कितना वेट एक्ट करेगा, वही होगी मतलब इंटरनल फोर्स के बराबर होगा, वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि उसके अलावा कोई और फोर्स नहीं है। एंड सेक्शन जेड का जो क्रॉस सेक्शन है वो, उसका रेडियस हमने निकाल लिया है। तो कोन है, फ्रस्टम ऑफ कोन है, हमें पता है कि उसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सर्कुलर ही होता है कोन का। कोन को कहीं से भी काट लो आप, मतलब अगर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस काट रहे हो तो आपको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ही मिलेगा। तो ए जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए जेड की वैल्यू आएगी पाई, जो हमने आर जेड निकाला था, ठीक है। तो ए जेड क्या आएगा मेरा, ए जेड आएगा पाई आर जेड स्क्वायर के बराबर, और आर जेड मेरा निकाला था आर ओ इन ब्रैकेट वन प्लस जेड बाई एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेम चीज वहां लिख देता है, तो ए जेड क्या आएगा मेरा पाई आर जेड स्क्वायर, और पाई आर जेड क्या है, आर जेड इज नथिंग बट आर ओ वन प्लस जेड बाय एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, पाई आर ओ स्क्वायर आ गया बाहर, एंड इट इज वन प्लस जेड बाय एच का होल स्क्वायर। सो इट इज योर ए जेड। बाद में हमें पता है क्या पूछा उन्होंने कि सेक्शन जेड पर नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा। तो किसी भी जगह पर नॉर्मल स्ट्रेस निकालने का क्या फॉर्मूला है, ये हमारा सिग्मा एवरेज इज इक्वल टू फोर्स एट दैट सेक्शन और एरिया एट दैट सेक्शन। तो फोर्स एट दैट सेक्शन इज नथिंग बट इक्वल टू वेट, जितना वेट है उसके ऊपर, उस सेक्शन के ऊपर जितना वेट है वही एक्ट करेगा उस सेक्शन पर, ठीक है। और एरिया क्या आ जाएगा, एरिया हमने अभी निकाल लिया, इट इज ए जेड। तो यहाँ से डब्ल्यू जेड आ जाएगा गैमा पाई आर नॉट स्क्वायर एच बाई थ्री इन ब्रैकेट वन प्लस जेड बाई एच का होल क्यूब माइनस वन। ये तो आ गया वेट एट सेक्शन जेड।
और एरिया क्या आ गया, एरिया आ गया पाई आर नॉट स्क्वायर इंटू 1 + z/h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से पाई आर नॉट स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, गैमा h/3, और ऊपर मेरा बच गया, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो इट इज h+z का होल क्यूब अपॉन h क्यूब आ जाएगा -1। ठीक है, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले में क्यूब लगा दिया, मतलब बाहर निकाल लिया h क्यूब को। सेम चीज नीचे वाले के साथ कर लेता हूँ, तो इट इज, ये मेरा आ जाएगा h² प्लस z², सॉरी सॉरी, नॉट h² प्लस z², h+z का होल स्क्वायर अपॉन h का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है कैसे आया, 1 + z/h है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इट इज h+z/h। अब पूरे का स्क्वायर है, तो वही चीज लिखी है, ऊपर वाले का स्क्वायर किया, नीचे वाले का स्क्वायर किया, a/b का होल स्क्वायर, इतना तो आना चाहिए भाई, a/b का स्क्वायर होता है हमारा a²/b²। ठीक है, सेम लॉजिक लगाया है यहाँ पे। तो हमारे पास एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस की आ गया फॉर्मूला, मतलब एक्सप्रेशन, इसको थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे, और तो सिग्मा एवरेज मेरा हो जाएगा, सिग्मा एवरेज इज इक्वल टू γh/3, γh/3 गेन h+z का क्यूब, h प्लस, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, γh/3 h+z का होल क्यूब माइनस h का होल क्यूब अपॉन h क्यूब। कैसे आया ये, वापस क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये एच क्यूब को इससे मल्टीप्लाई किया, मतलब यहाँ मान लो ऐसा कर लिया, h³ वन था ना, तो h³ कर लिया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो इनको माइनस कर लिया, और नीचे मेरा है h+z का होल स्क्वायर अपॉन h², तो नीचे है मेरा h+z का होल स्क्वायर अपॉन h²। ठीक है, तो ये वाला h इस h³ से कट गया, तो यहाँ क्या बचा, h² बचा, और ये वाला h² इस नीचे वाले h² से कट गया, तो यहाँ एक्सप्रेशन क्या बचा फाइनली मेरा, ये बचा मेरा γ/3, अंदर मेरा आएगा h+z का होल क्यूब माइनस h³ अपॉन में आएगा मेरा h+z का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ये आप यहाँ पर इंटीग्रेशन में ये सब्स्टिट्यूट ना करके इसको खोल के सॉल्व कर लेते तो भी ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम ही वैल्यूज आती है जब तक नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी है। ठीक है, बस ये यहाँ पे एक्सप्रेशन थोड़ा सा अच्छा दिखने में अच्छा दिख रहा है, इसलिए हमने वो वाली चीज की, अदरवाइज नहीं करते तो भी सेम ही चीज आती। इसको अगर आप ओपन करके सॉल्व करोगे ना, तो फाइनली जो उससे मिलता वही इससे मिल रहा है, तो ये होगा मेरा सिग्मा एवरेज इज इक्वल टू γ/3 h+z का होल क्यूब माइनस h³ अपॉन में मेरा आ जाएगा h+z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा इस टाइप का फ्रस्टम था। ठीक है, टोटल हाइट इसकी थी h, टोटल हाइट थी h, यहाँ पे r0 था रेडियस। ठीक है, यहाँ पे वो r0 था, तो पूरे पिक्चर में आप देख लो कि रेडियस कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो रेडियस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऊपर कितना है नीचे कितना है, कितना भी हो, फर्क किससे पड़ रहा है सर, कि टोटल हाइट कितनी है कोन की। ठीक है, तो टोटल हाइट जितनी भी है कोन की, और उसके टॉप सरफेस से लेके, मतलब z = 0 से लेके z, किसी भी z पर अगर मेरे को एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। अभी मेरे पास होमवर्क है आप लोगों के लिए, एक सेम सवाल है, करना क्या है, हमने क्या निकाला, अभी हमने निकाला एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस एट एनी सेक्शन z इज इक्वल टू γ/3, ये था मेरा z प्लस h का क्यूब माइनस h³ अपॉन z प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने डिराइव करा, अभी सेम चीज को यूज करना है हमें, कैसे करेंगे, ये वाला जो सवाल दे रखा है उन्होंने उन्होंने क्या पूछा है कि द पेडेस्टल इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट हैविंग स्पेसिफिक वेट, तो गामा की वैल्यू दे रखी है उन्होंने, गामा की वैल्यू कितनी दी है, 150 पाउंड पर फीट क्यूब।
ये दे रखी है स्पेसिफिक वेट की वैल्यू। हमें क्या करना है, एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है उसके बेस पे। पहले पहले क्वेश्चन में उसके बेस पे निकालना है। बेस पे निकालना है मतलब हमें फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर उसने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। हमारे लिए उसका जो टॉप सरफेस है वो क्या है, z इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, वो z कहाँ से गिन रहा है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वापस से बता रहा हूँ। क्योंकि हमने ये जो फॉर्मूला निकाला है उस फॉर्मूले के हिसाब से जो टॉप सरफेस था वहां पे z इज इक्वल टू जीरो था, और यहाँ से हम गिन रहे थे नीचे की तरफ। ठीक है, z नीचे की तरफ गिन रहे थे। तो हमें निकालना है बेस पे। ठीक है, तो बेस पे निकालना है मतलब z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी आपकी h के बराबर। ठीक है, बेस पर तो वही होगा ना जितना z होगा, मतलब z और h दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर z इज इक्वल टू जीरो है और h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है 8 फीट। तो ये हो जाएगा 8 फीट। ठीक है, पहले पार्ट के लिए मतलब 67 के लिए अगर मैं कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 8 फीट। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आना चाहिए, एक सेकंड कर ही लेते हैं। करना क्या है, मुझे सिग्मा, ये फॉर्मूला यूज करना है। 67 वाला बता रहा हूँ मैं, 67। सिग्मा एवरेज कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 3। जेड की जगह आएगा एच, तो इट इज 2h/3। सॉरी, 2h का क्यूब माइनस h का क्यूब अपॉन 2h का स्क्वायर। ये आएगा 3 3 5 15, तो इट इज 50। ऊपर आ जाएगा मेरा 8h³ माइनस h³ अपॉन में आ जाएगा 4h²। ठीक है, तो इट इज 50 × 7h³ बाई 4h²। तो h² से h³ कट गया तो ऊपर बचेगा सिर्फ h। तो इट इज h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है मेरी, एक और स्टेप लिख देते हैं, 50 × 7 डिवाइड बाई 4। h की वैल्यू है मेरी 8। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 52 हो जाएगा 100, हो जाएगा 7। तो ये आ गया 700 पाउंड पर फीट स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पाउंड में था ये स्पेसिफिक वेट, पाउंड पर फीट क्यूब में था स्पेसिफिक वेट, और ये सारा था फीट में। एक तो आंसर इसलिए हमारा मैच नहीं हो रहा क्योंकि ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है ना, ये मतलब फ्लो फ्लो में तो मैंने बोल दिया कि सबके लिए वैलिड होगा, लेकिन एक देखो डिफरेंस, कि यहाँ पे ऊपर वाले का रेडियस कितना है, 1 फीट। ठीक है, और नीचे वाले का रेडियस कितना है, 1.5 फीट। मतलब जो बेस का रेडियस है और जो टॉप का रेडियस है उनका रेशियो क्या है, 1.5। और वहां पर क्या था, वहां पर बेस का रेडियस और टॉप का रेडियस, बेस का रेडियस था मेरा 2r0 और टॉप का था मेरा r0। तो बेस रेडियस और टॉप रेडियस का रेशियो कितना था, 2 था। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस आ तो नहीं रहा है, लेकिन जो रेडियस का इफेक्ट यहाँ पे मतलब अंदर अपने आप आ चुका है। एक आपका होता है ना कि एक्सप्लिसिट प्रॉब्लम और इम्प्लिसिट प्रॉब्लम टाइप का, तो रेडियस का जो इफेक्ट है इस जो फॉर्मूले में है वो इम्प्लिसिट है। ठीक है, तो एक कॉशन रखना है हमें कि अगर बेस रेडियस और टॉप रेडियस का रेशियो अगर 2 है गलती से, तो ये वाला फॉर्मूला चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएगा। लेकिन ऐसे किसी भी जनरल केस में ये वाली चीज नहीं लगेगी। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो पता चल गया होगा। तो क्या करना है हमें, स्ट्रेस निकालने के लिए सेम चीज करनी है जैसा आप पहले करते थे। एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है मेरा, एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस होता है मेरा फोर्स अपॉन एरिया, मतलब फोर्स एट दैट क्रॉस सेक्शन और एरिया एट दैट क्रॉस सेक्शन। तो बेस पे निकालनी है 67 में। ठीक है, तो बेस पर कितना लोड एक्ट करेगा, बेस पर उस पूरे फ्रस्टम का लोड एक्ट करेगा। ठीक है, पूरे फ्रस्टम का वेट एक्ट करेगा। तो ये पूरे का वेट निकाल लेना है, कैसे निकालेंगे, स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, तो वॉल्यूम आपको निकालते आना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर टॉप का अगर ऊपर वाले सरफेस का रेडियस है आपका आर, स्मॉल आर, और नीचे वाले सरफेस का रेडियस है आपका कैपिटल आर, तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम निकलता है 1/3 पाई एच, जहां पर एच है आपका डिस्टेंस। ठीक है, टॉप और बॉटम वाले सरफेस के बीच में, मतलब हाइट ऑफ फ्रस्टम। तो ये आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या करेंगे आप, वॉल्यूम निकाल लेंगे।
वॉल्यूम निकल गया तो उसको स्पेसिफिक वेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा जो बॉटम पे एक्ट कर रहा है। और बॉटम का एरिया क्या है, पाई इंटू रेडियस ऑफ बॉटम का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एरिया निकल जाएगा। तो ये सब करेंगे आपका, तो एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस आपका निकल जाएगा बॉटम पे। सेम चीज करना है 68 के लिए मिडल वाले पे। तो मिडल वाले पे क्या करना है, सबसे पहले आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस निकालना तो सिंपल है, मैंने पहले भी बताया था कैसे निकलता है, बट वापस बता देते हैं। तो सपोज मेरा कुछ इस टाइप से है ये सेक्शन, इसको तो मिटा ही दो, ये काम में नहीं आएगा यहाँ पे। तो मेरा फ्रस्टम ऑफ कोन दोनों साइड से बराबर है, दिख नहीं रहा है लेकिन बराबर है। सो ये हो गई मेरी मिडल वाली लाइन। सो दिस इज 1 फीट है ना रेडियस, तो दिस इज योर 1 फीट। और ये आपका है 1.5। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, मिडल वाले के लिए बोल रहा हूँ मैं, मिड पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम, मतलब 4 फीट पर कितना आएगा वो देख रहे हैं। तो 4 फीट पर यहाँ से यहाँ तक तो 1 आएगा, और ये सपोज आ रहा है डेल्टा आर। ठीक है, अब डेल्टा आर कैसे निकालना है, ये एंगल है थीटा सपोज। ठीक है, ये हाइट है मेरी 4 फीट, यहाँ से यहाँ तक वाली, और यहाँ से यहाँ तक बची वाली भी है 4 फीट, क्योंकि टोटल है 8 फीट। तो tan थीटा क्या आ जाएगा मेरा, tan थीटा आ जाएगा छोटे वाले ट्रायंगल में, इट इज डेल्टा आर। और एडजेसेंट कितना है, एडजेसेंट है मेरा 4। और नीचे वाले का ये जो रेडियस है ये क्या आ जाएगा, ये टोटल था 1.5। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया 1, बचा कितना, बचा 0.5। तो ये आ गया 0.5 अपॉन हाइट कितनी है 8। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू हाफ को हम लिख सकते हैं, या तो 0.5 ही रहने दो, 0.5/2। 0.5 होता है मेरा 1/2, नीचे 2 ऑलरेडी है तो इट इज 1/4। ठीक है, तो डेल्टा आर आ गया मेरा। तो मिड पे रेडियस कितना आएगा, मिड पे रेडियस आ जाएगा, दैट इज रेडियस एट मिड इज नथिंग बट 1 प्लस डेल्टा आर। तो डेल्टा आर इज 1/4, तो 1 प्लस 1/4, सो विच इज नथिंग बट 4 + 1 5/4। ठीक है, 5/4 इट इज इन फीट। ठीक है, एक बार रेडियस आ गया तो एरिया आ जाएगा आपका, एरिया एट मिड इज नथिंग बट पाई टाइम्स रेडियस एट मिड का होल स्क्वायर। वेट तो मैंने निकालना सिखाई दिया आपको कैसे निकालना है, इट इज गैमा टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मिड। वॉल्यूम ऑफ मिड मतलब उस जो मिडल सेगमेंट तक जितना भी वॉल्यूम है उसके ऊपर। ठीक है, इसका ये मतलब है वॉल्यूम ऑफ टॉप पोर्शन टिल मिडल सेक्शन। ठीक है, तो ये आप कर लोगे तो आपका ये वेट आ गया, यहाँ से एरिया आ गया, वेट और एरिया को डिवाइड कर दोगे तो आपका नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप क्लियर है आपको। बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, तो आखिरी में आते आते वो सारा क्लियर हो गया आपका भी और मेरा भी। तो वो वाला जो जनरल फॉर्मूला था वो हर जगह यूज नहीं करना है, ये पता चल गया हमें। ठीक है, वो कब यूज कर सकते हैं, जब ऊपर वाले का और नीचे वाले का जो रेडियस है वो 2 वाले रेशियो में हो। ठीक है, मतलब बेस बाय टॉप इज इक्वल टू 2। ऐसा टाइप का जब सिचुएशन है तो वो वाला फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा है तो सीधे सीधे उसमें वैल्यू रख दो, वो यूज कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि कभी भी यूज मत करो, अगर डिराइव करने बोला है तो डिराइव कर लो, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो गलती करने से तो बेटर है कि आंसर सही हो जाए। ठीक है, थोड़ा टाइम लगे तो चलेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर, एंड कोई भी डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।